फरवरी 1959। रूस की यूराल पहाड़ियों की वो जमी हुई चोटियां जहां तापमान -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, वहां बर्फ की सफेद चादर के बीच सेना के खोजी दल को एक टेंट मिलता है। टेंट आधा बर्फ में धंसा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही अधिकारी उस टेंट के करीब पहुंचे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। टेंट का दरवाजा सामान्य तरीके से नहीं खोला गया था, बल्कि उसे अंदर से किसी धारदार चाकू से फाड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो अंदर मौजूद लोग किसी ऐसे खौफ से जान बचाकर भागे हों कि उनके पास दरवाजा खोलने तक का समय नहीं था। जब खोजी दल उस फटे हुए टेंट से नीचे की तरफ बढ़ा, तो उन्हें बर्फ में जमी हुई 9 हाइकर्स की लाशें मिली। उनकी हालत देखकर सोवियत सरकार, जांच अधिकारी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ सभी के होश उड़ गए। कड़ाके की जानलेवा ठंड, लेकिन कई शवों के शरीर पर पर्याप्त कपड़े तक नहीं थे। वे नंगे पैर बर्फ पर भागे थे। किसी की आंखें गायब थीं, तो किसी की जीभ, और सबसे बड़ा झटका, उनके कपड़ों पर असामान्य स्तर का रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया गया। आखिर उस रात उस पहाड़ पर हुआ क्या था? ऐसा कौन सा खौफ था जिसने 9 अनुभवी पर्वतारोहियों को मौत के मुंह में धकेल दिया? आज मिस्ट्रिक्स वॉल्ट की तिजोरी से हम इंसानी इतिहास की सबसे खौफनाक और अब तक अनसुलझी फाइल खोलने जा रहे हैं, द डियाटलो पास इंसिडेंट। चैप्टर 1, द टाइमलाइन, सफर और चेतावनी। इस रहस्य को समझने के लिए आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। जनवरी 1959, रूस के यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 20 से 24 वर्ष की उम्र के 10 अनुभवी स्की हाइकर्स एक कठिन पर्वतारोहण अभियान पर निकलते हैं। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे 23 वर्षीय इगोर डियाटलो। सफर की शुरुआत में ही ग्रुप के एक सदस्य यूरी यूडिन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मजबूर होकर उन्हें बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ता है। उन्हें क्या पता था कि उनकी यही मजबूरी आगे चलकर उनके लिए जीवनदान साबित होगी, क्योंकि वही इस पूरे अभियान के इकलौते जीवित बचे सदस्य बनने वाले थे। यूरी यूडिन के लौटते ही पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने वाले हाइकर्स की संख्या ठीक 9 रह गई, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। 1 फरवरी 1959 को इस ग्रुप ने अपना टेंट एक ऐसी पहाड़ी की ढलान पर लगाया जिसे स्थानीय मानसी आदिवासी अपनी भाषा में खोलात स्याख्ल कहते हैं। इसका अर्थ होता है मौत का पहाड़। मानसी समुदाय की लोक कथाओं में इस पहाड़ से जुड़ी एक पुरानी मान्यता मिलती है। कहा जाता था कि 9 की संख्या में इस पहाड़ पर जाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि अतीत में इसी क्षेत्र में 9 शिकारियों की रहस्यमयी मौत होने की कहानी सुनाई जाती रही है। क्या ये महज एक संयोग था या फिर एक प्राचीन चेतावनी? लेकिन 1 फरवरी 1959 की उसी रात उस मौत के पहाड़ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन 9 अनुभवी पर्वतारोहियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और यहीं से शुरू होती है डियाटलो पास की सबसे बड़ी पहेली। चैप्टर 2, सर्च ऑपरेशन, जांच की शुरुआत। योजना के मुताबिक इगोर डियाटलो को 12 फरवरी 1959 तक विजाई गांव पहुंचकर अपनी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स क्लब को एक टेलीग्राम भेजना था। वही टेलीग्राम इस बात का सबूत होता कि पूरी टीम सुरक्षित थी। लेकिन 12 फरवरी बीत गई, फिर 15 फरवरी भी गुजर गई और यूनिवर्सिटी तक कोई टेलीग्राम नहीं पहुंचा। अब हाइकर्स के परिवारों और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच चुका था। तुरंत सोवियत सेना, पुलिस और वॉलंटियर्स को मिलाकर एक विशाल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों और खोजी कुत्तों की मदद से बर्फ से ढके उन पहाड़ों का कोना कोना खंगाला जाने लगा।
आखिरकार 26 फरवरी 1959 को खोजी दल को वो टेंट मिल ही गया, लेकिन टेंट पूरी तरह खाली था। उसके अंदर हाइकर्स के जूते, गर्म कपड़े, पैसे, कैमरे और उनका बाकी कीमती सामान, सब कुछ वैसा का वैसा रखा हुआ था। टेंट को देखकर एक बात बिल्कुल साफ थी, उसे अंदर से किसी नुकीली चीज से काटकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया गया था। टेंट के बाहर बर्फ पर इंसानी पैरों के निशान मिले। वे निशान सीधे नीचे घने जंगलों की तरफ जा रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ पैरों के निशान पूरी तरह नंगे पैरों के थे और कुछ लोगों ने सिर्फ एक मोजा पहन रखा था। -30 डिग्री की जानलेवा ठंड में कोई अपने जूते और गर्म कपड़े पीछे छोड़कर आखिर क्यों भागेगा? यहीं से ये मामला एक साधारण हादसे से बढ़कर इतिहास के सबसे रहस्यमयी मामलों में बदलने लगा। चैप्टर 3 द एविडेंस, खौफनाक साक्ष्य। खोजी दल जब उन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे जंगल के मुहाने तक पहुंचा, तो वहां जो साक्ष्य मिले उन्होंने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। एविडेंस 1, द टर्न टेंट मिस्ट्री, फटे हुए टेंट का रहस्य। जांचकर्ताओं को सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबूत मिला उनका टेंट। जब खोजी दल उस जगह पहुंचा तो उन्होंने देखा कि टेंट अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने सभी को हैरान कर दिया। टेंट का दरवाजा सामान्य तरीके से नहीं खोला गया था, बल्कि उसे अंदर की तरफ से किसी धारदार चाकू से काटकर फाड़ा गया था। इसका मतलब साफ था, अंदर मौजूद हाइकर्स सामान्य रास्ते से बाहर नहीं निकले थे, जैसे उन्हें अचानक किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो जहां उनके पास सोचने या अपना सामान लेने तक का समय नहीं था। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात अभी बाकी थी। टेंट के अंदर उनके जूते, गर्म कपड़े और कई जरूरी सामान वैसे के वैसे रखे हुए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि अनुभवी पर्वतारोहियों ने -30 डिग्री की जानलेवा ठंड में अपने जूते और जैकेट तक छोड़ दिए और अंधेरी बर्फीली रात में भागने का फैसला कर लिया? क्या उन्होंने सचमुच किसी वास्तविक खतरे को देखा था, या फिर कोई ऐसा डर जिसने उनकी सोचने समझने की क्षमता ही छीन ली थी? एविडेंस 2, द मिसिंग फुटप्रिंट्स मिस्ट्री, पैरों के निशानों का रहस्य। फटे हुए टेंट के बाद जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वे 9 हाइकर्स भागकर गए कहां थे? टेंट से नीचे जंगल की ओर लगभग 1.5 किलोमीटर तक बर्फ पर उनके पैरों के निशान मिले। जांचकर्ताओं ने इन निशानों का बारीकी से अध्ययन किया और यहीं सामने आया एक और चौंकाने वाला तथ्य। बर्फ पर सिर्फ उन्हीं 9 हाइकर्स के पैरों के निशान मौजूद थे। वहां न किसी दूसरे इंसान के जूतों के निशान मिले, न किसी स्थानीय व्यक्ति के और न ही किसी जंगली जानवर के पंजों के निशान। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो खतरा उनके अपने दिमाग के अंदर था, किसी भयानक डर, घबराहट या मतिभ्रम के रूप में, या फिर वो कोई ऐसा रहस्य था जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से जुड़ा हुआ था, जिसके पैरों के निशान बर्फ पर कभी बन ही नहीं सकते थे? एविडेंस 3, द सीडर ट्री मिस्ट्री, देवदार के पेड़ का रहस्य। टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे जांच अधिकारियों को एक विशाल देवदार का पेड़ मिला। इसी पेड़ के नीचे 2 हाइकर्स की लाशें पड़ी थीं। उनके पास आग जलाने के अवशेष भी मिले, जिससे साफ था कि उन्होंने कड़ाके की ठंड से बचने के लिए वहां आग जलाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाला सबूत सामने आया। देवदार के उस पेड़ की
लगभग 16 फीट की ऊंचाई तक कई टहनियां टूटी हुई थीं और कुछ हाइकर्स के नाखूनों में पेड़ की छाल भी फंसी हुई मिली। इसका मतलब साफ था, उन्होंने उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन क्यों? क्या वे उस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपने टेंट की तरफ यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि जिस अज्ञात खतरे से वे जान बचाकर भागे थे, क्या वो अब भी वहां मौजूद था या आखिरकार टल चुका था? या फिर वे किसी ऐसे खतरे से खुद को छिपा रहे थे जिसका कोई निशान आज तक जांचकर्ताओं को नहीं मिला? एविडेंस 4, द अनड्रेस्ड बॉडीज मिस्ट्री। बिना कपड़ों के शव। जांच अधिकारियों को देवदार के पेड़ के नीचे 2 हाइकर्स की लाशें मिली। कड़ाके की ठंड के बावजूद उनके शरीर पर पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। वे सिर्फ अपने अंतवस्त्रों और मोजों में पाए गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके हाथों और पैरों पर आग से झुलसने के निशान भी मौजूद थे। सवाल: अगर उन्होंने आग जलाई थी तो उनके हाथ और पैर आग से कैसे झुलस गए? क्या उस समय उन्हें जलने का एहसास ही नहीं हो रहा था? एविडेंस 5, द इंटरनल इंजरीज मिस्ट्री। रहस्यमयी अंदरूनी चोटें। जैसे जैसे बाकी शव मिले, जांच और भी रहस्यमयी होती गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि 3 हाइकर्स की मौत अत्यधिक गंभीर आंतरिक चोटों के कारण हुई थी। उनकी पसलियां टूट चुकी थीं और सिर पर घातक चोटें थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके शरीर की त्वचा पर वैसी बाहरी चोटें नहीं थीं जैसी इतनी गंभीर अंदरूनी चोटों में सामान्यतः देखने को मिलती हैं। सवाल: आखिर बिना बड़े बाहरी घावों के इतनी भीषण अंदरूनी चोटें कैसे लगीं? एविडेंस 6, द मिसिंग ऑर्गन्स मिस्ट्री। गायब अंगों का रहस्य। जब खोजी दल को ग्रुप की महिला सदस्य लुडमिला का शव मिला तो एक और भयावह दृश्य सामने आया। उसकी आंखें और पूरी जीभ गायब थी। एक अन्य हाइकर के चेहरे के कुछ मुलायम हिस्से भी नहीं थे। सवाल: आखिर इन अंगों के गायब होने की वजह क्या थी? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? एविडेंस 7, द रेडिएशन मिस्ट्री। रहस्यमयी रेडिएशन। लेकिन जांच यहीं खत्म नहीं हुई। जब कुछ हाइकर्स के कपड़ों की प्रयोगशाला में जांच की गई तो उन पर सामान्य स्तर से अधिक रेडियोधर्मी कण पाए गए। सवाल: बर्फ की उन सूनी वादियों में जहां दूर दूर तक कोई परमाणु रिएक्टर नहीं था, वहां हाइकर्स के कपड़ों पर यह रेडियोधर्मी कण आखिर आए कहां से? चैप्टर 4, मेडिकल एनालिसिस। चिकित्सकीय विश्लेषण। अब तक जांचकर्ताओं के हाथ कई चौंकाने वाले सबूत लग चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या मेडिकल साइंस इन रहस्यों को समझा सकती थी? डॉक्टरों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले सबूतों का महीनों तक अध्ययन किया। कुछ सवालों के संभावित जवाब मिले, लेकिन कई रहस्य अब भी अनसुलझे रह गए। मेडिकल एनालिसिस। एक, हाइपोथर्मिया और पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। डॉक्टरों के अनुसार कुछ हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया यानी अत्यधिक ठंड के कारण हुई थी। मेडिकल साइंस बताती है कि हाइपोथर्मिया की अंतिम अवस्था में कुछ लोगों में पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग नाम की एक दुर्लभ स्थिति देखी जाती है। इस दौरान दिमाग और तंत्रिका तंत्र सामान्य रूप से काम नहीं करते और व्यक्ति को अचानक ऐसा भ्रम होने लगता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। इसी भ्रम में वो अपने गर्म कपड़े तक उतार सकता है। मेडिकल एनालिसिस।
2. द इंटरनल इंजरीज एनालिसिस, अंदरूनी चोटों का विश्लेषण। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 हाइकर्स की पसलियों और खोपड़ी पर बेहद गंभीर अंदरूनी चोटों का उल्लेख था। डॉक्टरों का कहना था कि ऐसी चोटें सामान्य गिरने से नहीं, बल्कि अत्यधिक दबाव या किसी शक्तिशाली टक्कर से लग सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये थी कि उनके शरीर पर वैसी गंभीर बाहरी चोटें मौजूद नहीं थीं, जैसी इतनी भीषण अंदरूनी चोटों में आमतौर पर देखने को मिलती हैं। इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब फॉरेंसिक जांच भी नहीं दे सकी। मेडिकल एनालिसिस 3. द मिसिंग ऑर्गन्स एनालिसिस, गायब अंगों का विश्लेषण। जिन शवों की बरामदगी कई महीने बाद हुई, उनमें आंखें, जीभ और चेहरे के कुछ मुलायम हिस्से गायब थे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के एक वर्ग का मानना था कि लंबे समय तक बर्फ, बहते पानी और प्राकृतिक वातावरण में पड़े रहने के कारण शरीर के मुलायम ऊतक सबसे पहले नष्ट हो सकते हैं। छोटे स्कैवेंजर जीव और सूक्ष्म जीव भी इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। लेकिन इन मेडिकल और फॉरेंसिक व्याख्याओं के बावजूद कई सवाल अब भी अनुत्तरित थे। अगर हाइपोथर्मिया ही मुख्य वजह थी, तो इतनी भीषण अंदरूनी चोटें कैसे लगीं? अगर ये प्राकृतिक विघटन था, तो गायब अंगों का पैटर्न इतना असामान्य क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, हाइकर्स के कपड़ों पर मिला रेडियोधर्मी पदार्थ आखिर आया कहां से? यही वजह है कि अगले कई दशकों में वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और जांचकर्ताओं ने इस घटना को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज पेश की। चैप्टर 5, द थ्योरीज, संभावित सिद्धांत। अब तक जांचकर्ताओं के सामने ऐसे ऐसे साक्ष्य आ चुके थे जिनका कोई एक स्पष्ट जवाब नहीं था। इन अजीबोगरीब साक्ष्यों के बाद सोवियत सरकार ने इस केस की जांच अचानक बंद कर दी और इस पूरी फाइल को टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया। लेकिन यहीं से इस रहस्य ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इतिहासकार और मिस्ट्री थ्योरिस्ट्स सभी ने अपने अपने तर्क दिए। आइए एक एक करके इन संभावित सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। थ्योरी 1, द इंफ्रासाउंड थ्योरी, इंफ्रासाउंड सिद्धांत। इस केस की सबसे चर्चित वैज्ञानिक थ्योरीज में से एक है इंफ्रासाउंड थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस रात मौत के पहाड़ की भौगोलिक बनावट और तेज बर्फीली हवाओं के मेल से कारमान वोर्टेक्स स्ट्रीट नाम की एक प्राकृतिक घटना उत्पन्न हुई होगी। इस प्रक्रिया से अत्यंत कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे यानी इंफ्रासाउंड पैदा हो सकती हैं। इंफ्रासाउंड ऐसी ध्वनि होती है जिसे इंसानी कान सीधे सुन नहीं सकते, लेकिन कुछ शोध बताते हैं कि तीव्र इंफ्रासाउंड के संपर्क में आने पर कुछ लोगों को बेचैनी, घबराहट, असहजता, भ्रम और डर जैसी मानसिक प्रतिक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। इसी आधार पर इस थ्योरी के समर्थकों का मानना है कि जब रात में ये इंफ्रासाउंड हाइकर्स के टेंट तक पहुंची, तो वे अचानक घबराकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उन्हें लगा कि टेंट के अंदर रहना जानलेवा है। इसी घबराहट में उन्होंने टेंट को अंदर से काटा और बिना समय गवाए बर्फीली रात में बाहर निकल गए। लेकिन अगर केवल इंफ्रासाउंड ही इसकी वजह थी, तो 3 हाइकर्स की पसलियां और खोपड़ी इतनी बुरी तरह कैसे टूटी? उनके कपड़ों पर रेडियोधर्मी पदार्थ कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ सुनाई भी न देने वाली ध्वनि 9 अनुभवी पर्वतारोहियों को मौत की ओर भागने पर मजबूर कर सकती थी? थ्योरी 2, द सीक्रेट सोवियत वेपन टेस्ट थ्योरी, गुप्त सोवियत हथियार परीक्षण सिद्धांत। 1959 शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का दौर। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों
गुप्त रूप से ऐसे विनाशकारी हथियार विकसित कर रहे थे जो पूरी दुनिया को पल भर में तबाह कर सकते थे। इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि सोवियत सेना यूराल के इन सूने पहाड़ों में किसी अत्यधिक गोपनीय मिसाइल या पैराशूट माइंस का परीक्षण कर रही थी। संभव है कि हाइकर्स अनजाने में उसी प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र में पहुंच गए हों और रात के अंधेरे में जब कोई गुप्त मिसाइल या वैक्यूम बम हवा में फटा तो उससे एक शक्तिशाली शॉकवेव यानी दबाव की तरंग उत्पन्न हुई। इस थ्योरी के समर्थकों का मानना है कि इसी शॉकवेव ने बिना त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचाए हाइकर्स की पसलियों और फेफड़ों को अंदर से गंभीर क्षति पहुंचाई। यही थ्योरी हाइकर्स के कपड़ों पर मिले रेडियोधर्मी पदार्थ की संभावित व्याख्या भी पेश करती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यदि वास्तव में ऐसा कोई गुप्त सैन्य परीक्षण हुआ था तो उसी कारण इस पूरी फाइल को टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया गया। लेकिन अगर वास्तव में वहां कोई गुप्त सैन्य परीक्षण हुआ था तो जांचकर्ताओं को उस इलाके से किसी मिसाइल, बम या सैन्य उपकरण का कोई निर्णायक भौतिक सबूत क्यों नहीं मिला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सचमुच एक सैन्य हादसा था या फिर यह सिद्धांत भी इस रहस्य का सिर्फ एक अधूरा जवाब है? थ्योरी 3, द यूएफओ थ्योरी, यूएफओ सिद्धांत। इस खौफनाक रहस्य से जुड़ा एक और बेहद चर्चित सिद्धांत है यूएफओ थ्योरी। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि उस रात डियाटलो पास के आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो आज तक रहस्य बना हुआ है। आइए इस आसमानी रहस्य से जुड़े संभावित प्रमाणों का विश्लेषण करते हैं। एविडेंस, एक रहस्यमयी नारंगी गोले। घटना वाली रात डियाटलो के ग्रुप से लगभग 50 किलोमीटर दूर हाइकर्स का एक और दल पहाड़ों पर मौजूद था। उन्होंने आधिकारिक रूप से बयान दिया कि उन्होंने मौत के पहाड़ की दिशा में आसमान में चमकते हुए बड़े बड़े नारंगी रंग के जलते हुए गोले तैरते हुए देखे थे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उसी दौरान सोवियत सेना के रडार ऑपरेटरों ने भी आसमान में वैसी ही अज्ञात उड़ती हुई वस्तुओं को दर्ज किया था। एविडेंस 2, कैमरे की आखिरी तस्वीर। जब जांच अधिकारियों को घटनास्थल से हाइकर्स का कैमरा मिला और उसके रोल डेवलप किए गए तो उसकी आखिरी फ्रेम यानी फोटो नंबर 34 ने सबका ध्यान खींच लिया। पूरी तस्वीर घने अंधेरे से भरी हुई थी, लेकिन उसके बीचों बीच एक धुंधली, तेज चमकती हुई रहस्यमयी रोशनी दिखाई दे रही थी। यूएफओ थ्योरी के समर्थकों का मानना है कि संभव है टेंट के अंदर मौजूद किसी हाइकर ने बाहर दिखाई दे रही उसी रहस्यमयी रोशनी को कैमरे में कैद करने की आखिरी कोशिश की हो। एविडेंस 3, समय से पहले बुढ़ापा। जब इन नौजवानों की लाशें उनके परिवारों को सौंपी गईं, तो कुछ परिजनों ने दावा किया कि वे अपने बच्चों को पहचान तक नहीं पा रहे थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शी विवरणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि कुछ शवों की त्वचा गहरे संतरी रंग की दिखाई दे रही थी और कुछ लोगों ने चेहरे पर झुर्रियों तथा बालों के सफेद दिखाई देने का भी दावा किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे 20 से 24 वर्ष के नौजवान नहीं बल्कि लगभग 80 वर्ष के बुजुर्ग होकर मरे हों। यूएफओ थ्योरी के कुछ समर्थकों का मानना है कि संभव है उस रात मौजूद उस अज्ञात उड़ने वाली वस्तु से निकलने वाले किसी अज्ञात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियोधर्मी प्रभाव का इन घटनाओं से कोई संबंध रहा हो। हालांकि इस दावे की आज तक कोई निर्णायक वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो सकी है। एविडेंस 4, जांच अधिकारी का बयान। साल 1990 में इस केस के मुख्य जांच अधिकारी लेव इवानोव ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि 1959 में सोवियत सरकार की तरफ से उन पर भारी दबाव था कि वे इस केस को बिना किसी नतीजे के तुरंत बंद कर दें।
इवानोव ने अपने ऑन कैमरा बयान में साफ शब्दों में कहा, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि उन 9 हाइकर्स की मौत के पीछे सीधे तौर पर उन उड़ते हुए नारंगी गोलों का हाथ था। वे इंसान नहीं थे और उन नौजवानों ने आसमान में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखने की इजाजत इंसानों को नहीं थी। लेकिन अगर इस घटना के पीछे वास्तव में कोई अज्ञात उड़ने वाली वस्तु थी, तो उसका कोई निर्णायक सबूत आज तक सामने क्यों नहीं आया? और अगर ऐसा कुछ नहीं था, तो उस रात आसमान में दिखाई देने वाली वे रहस्यमयी नारंगी रोशनियां आखिर क्या थीं? थ्योरी 4, द मान-सीकर्स थ्योरी। डियाटलो पास की सबसे पुरानी और रहस्यमयी थियरी अभिशाप की थियरी है। जिस पहाड़ पर यह घटना हुई उसे स्थानीय मानसी आदिवासी खोलात सयाखल यानी मौत का पहाड़ कहते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस पहाड़ पर 9 की संख्या को अशुभ माना जाता था। कहा जाता है कि बहुत पहले इसी क्षेत्र में उनके कबीले के 9 शिकारी रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए थे। इसी वजह से पीढ़ियों से यह चेतावनी दी जाती रही कि इस पहाड़ पर कभी भी 9 लोगों के समूह में नहीं जाना चाहिए। जब इगोर डियाटलो के दल में बीमारी के कारण एक सदस्य वापस लौट गया, तब आगे बढ़ने वाले हाइकर्स की संख्या भी ठीक 9 रह गई। यहीं से इस घटना को एक अभिशाप से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन इस थियरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक या भौतिक प्रमाण मौजूद नहीं है। ये पूरी तरह स्थानीय गोक कथाओं और संयोगों पर आधारित है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक डरावना संयोग था या फिर उस मौत के पहाड़ से जुड़ी सदियों पुरानी चेतावनी में सचमुच कोई छिपा हुआ सच था? थ्योरी 5, द रशियन येटी थियरी। स्थानीय मानसी आदिवासियों की लोक कथाओं के अनुसार खोलात सयाखल के घने जंगलों और बर्फीली चोटियों में सदियों से एक रहस्यमयी विशालकाय जीव रहता है। वे उसे अपनी भाषा में मेंक कहते हैं, जिसे दुनिया रशियन यति या एबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से जानती है। कहा जाता है कि यह लगभग 8 से 9 फीट लंबा, घने बालों से ढका और असाधारण ताकत वाला जीव है। इस थ्योरी के समर्थकों का मानना है कि 1 फरवरी 1959 की रात उसी जीव ने हाइकर्स के टेंट के पास आकर उन्हें डरा दिया या उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस खौफ में उन्होंने टेंट को अंदर से काटा और बिना जूते पहने ही बर्फीली रात में भाग निकले। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 3 हाइकर्स की भीषण अंदरूनी चोटें और कुछ शवों के गायब अंग उसी कथित हमले का परिणाम हो सकते हैं। लेकिन आज तक इस इलाके से यति के अस्तित्व का कोई निर्णायक वैज्ञानिक या भौतिक प्रमाण नहीं मिला। न उसके पैरों के निशान, न डीएनए और न ही ऐसा कोई सबूत जो इस थ्योरी की पुष्टि कर सके। तो क्या उस रात सचमुच मेंक ने हमला किया था, या फिर ये भी उस मौत के पहाड़ से जुड़ी एक डरावनी लोक कथा मात्र है? चैप्टर 6, द साइंटिफिक रिसर्च। आधुनिक विज्ञान का दावा। दशकों तक इस रहस्य ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उलझाए रखा। फिर साल 2021 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने आधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन और 3D मॉडलिंग की मदद से इस घटना का दोबारा विश्लेषण किया। उन्होंने एक ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की जिसे आज कई विशेषज्ञ सबसे संभावित मानते हैं स्लैब एवलांच यानी स्लैब एवलांच थ्योरी। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइकर्स ने तेज हवा से बचने के लिए पहाड़ी की ढलान को थोड़ा काटकर अपना टेंट लगाया था। रात के दौरान ऊपर जमी कठोर बर्फ की एक भारी परत अचानक टूटकर टेंट पर आ गिरी। इस भारी बर्फ के दबाव से
कुछ हाइकर्स की पसलियां और खोपड़ी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्हें लगा कि वहां रुकना जानलेवा हो सकता है। इसी घबराहट में उन्होंने चाकू से टेंट को अंदर से काटा और बर्फीली रात में बाहर निकल गए, जहां अत्यधिक ठंड ने आखिरकार उनकी जान ले ली। लेकिन ये वैज्ञानिक व्याख्या आज भी हर सवाल का जवाब नहीं दे पाती। अगर उस रात सब कुछ सिर्फ स्लैब एवलांच की वजह से हुआ था, तो कुछ हाइकर्स के कपड़ों पर रेडियोधर्मी पदार्थ कहां से आया? और सोवियत सरकार ने इस केस की फाइलों को दशकों तक टॉप सीक्रेट बनाकर क्यों रखा? क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक हादसा था, या फिर उस रात कुछ ऐसा भी घटित हुआ था जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? यही वजह है कि डियाटलो पास आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी अनसुलझे मामलों में गिना जाता है। चैप्टर 7, द फाइनल एनालिसिस, रहस्य का अंतिम विश्लेषण। अब अगर हम इस पूरी घटना का निष्पक्ष और तार्किक नजरिए से विश्लेषण करें, तो कोई भी एक सिद्धांत इस पूरे रहस्य को अकेले नहीं सुलझा पाता। अगर हम मान लें कि उस रात वहां सिर्फ हिमस्खलन हुआ था, तो फिर कुछ हाइकर्स के कपड़ों पर रेडियोधर्मी पदार्थ कहां से आया? अगर हम ये मान लें कि वहां सोवियत सेना का कोई गुप्त हथियार परीक्षण चल रहा था, तो फिर टेंट से लेकर जंगल तक सिर्फ उन्हीं 9 हाइकर्स के पैरों के निशान कैसे मिले? किसी सैनिक या सैन्य गतिविधि के निर्णायक भौतिक सबूत क्यों नहीं मिले? और अगर हम मिस्ट्री थ्योरिस्ट की बात मानकर इसे यूएफओ या एलियन का हमला मान लें, तो फिर उसके पुख्ता और वैज्ञानिक सबूत आज तक सामने क्यों नहीं आए? शायद डियाटलो पास का सच इन सभी सिद्धांतों के बीच कहीं छिपा है। मुमकिन है कि उस रात एक साथ कई परिस्थितियां बनी हों, कठोर मौसम, किसी प्राकृतिक घटना का प्रभाव, किसी गुप्त सैन्य गतिविधि की संभावना और इंसानी दिमाग का वह खौफ, जिन्होंने मिलकर इस खौफनाक हादसे को जन्म दिया हो। या फिर हो सकता है कि सच्चाई इन सब से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी नहीं सुलझा पाता और प्रकृति उन्हें हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लेती है। और शायद डियाटलो पास भी उन्हीं में से एक है। आपको क्या लगता है? क्या वाकई वो सिर्फ एक हिमस्खलन था, या फिर उन बर्फीले पहाड़ों के बीच कोई ऐसा गहरा राज छिपा था जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर मिस्ट्रिक्स वॉल्ट की ये रहस्यमयी फाइल आपको लॉजिकल और दिलचस्प लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में एक नए रहस्य के साथ।